उत्तर प्रदेश में सबको ये पता है, सारे ब्यूरोक्रेट को पता है, सारे आईएएस को पता है, पीसीएस को पता है, आईपीएस को पता है, सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही। अयोध्या में भगवान राम ने योगी आदित्यनाथ को त्याग दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हिंदुस्तान में इस समय जो प्रमुख नेता हैं जो कि बीजेपी की हर तरह की बागडोर संभाले हुए हैं, उनका उत्तर प्रदेश की धरती से कोई लेना देना नहीं है। योगी के चेहरे को देख लीजिए, मोदी जी के चेहरे को देख लीजिए, अमित शाह के चेहरे को देख लीजिए, सब पे बड़ी हताशा है। प्रधानमंत्री की जान को खतरा है और जनता को पता है कि प्रधानमंत्री धोखेबाज है, झूठ बोलता है। तो आज जो है बीजेपी जो झूठ बोलने की कोशिश करती है, उनका झूठ का भी नाव जो है वो चल नहीं रही। योगी जी का ये जो काला चिट्ठा है, काला इतिहास है, ये लोगों तक ना आए, ये भी बीजेपी की कोशिश है और ये भी एक कारण है कि योगी जी जो है गोरखपुर भागे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं आपके चहेते रविंद्र कुमार जी। बात करेंगे यूपी इलेक्शन में जिस तरह से हमें नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो लग रहा था योगी जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर जिक्र आया कि वह अयोध्या से लड़ेंगे। उनके जो कार्यकर्ता हैं वहाँ उन्होंने प्रदर्शन भी किया, योगी जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। फाइनली बात पहुँच गई गोरखपुर तक। फिर हमें कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिली जिनका बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सबसे पहले एक ही आजम खान फैमिली, आजम खान जो पिछली सरकार में मंत्री थे, वो जेल में बंद है काफ़ी सालों से। उनके बेटे भी अचानक जमानत हो जाती है और वो बाहर हो जाते हैं, और इतने सारे केसेस वो कहाँ जाते हैं, कैसे जमानत मिल गई, सब बाहर आ गए। दूसरी तरफ वो यतीम नरसिंहानंद, जिसे जो कहता था कि मैं शायद ही गिरफ्तार हूँ, वो भी गिरफ्तार हो जाता है। इसके अलावा वसीम रिजवी गिरफ्तार हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अचानक माहौल कैसे बदल गया और योगी जी दलितों के घर खाना खाने भी पहुंच गए। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं सर, मैं बीच बीच में आपको बताऊं ये सब अचानक कैसे पलट गया सब। उत्तर प्रदेश जो है वो भगवान की जन्मभूमि है। अच्छा, वहाँ राम भी पैदा हुए, कृष्ण भी पैदा हुए जी। और हिंदुओं के यही दो बड़े जो है भगवान हैं। अब किस्सा भगवान कृष्ण से शुरू होता है कि मथुरा के एक सांसद ने चिट्ठी लिखी अपनी आला कमान को कि मुझे सपने में भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ाओ। और देखिए कि भगवान कृष्ण ने अपनी जो विनती बीजेपी आला कमान से की, बीजेपी आला कमान ने भगवान कृष्ण की वो अर्जी ठुकरा दी। अच्छा, तो एक तरह से भगवान कृष्ण का इन्होंने अपमान किया। और दूसरी जगह हम जाते हैं अयोध्या, वहाँ से आया कि जी मथुरा से नहीं लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे। तो जब अयोध्या का प्रसंग मैं देख रहा था तो मैं रामायण में एक प्रसंग पढ़ रहा था जिसमें ये था कि जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए नदी पर पुल बांधा जा रहा था, राम सेतु पुल, तो वानर सेना को लगाया गया और उसमें ये था कि वो पत्थरों पे लिखते थे राम, और जब राम लिखते थे तो वानर उसे डालते थे और पत्थर तैरता था। तो भगवान राम ने सोचा कि जब ये लोग जो है पत्थर इस तरह तैरा सकते हैं तो मैं भी तैरा के देखता हूँ कि जब बंदर तैरा सकता है तो मैं भी तैराता हूँ। तो भगवान राम ने एक पत्थर लिया और जैसे ही समुद्र में छोड़ा, वो पत्थर जो है समुद्र के अंदर चला गया। अच्छा, तो वहाँ जो खड़े हुए दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि भगवान ये कैसी लीला है कि आपका नाम का पत्थर तो तैर रहा है और आपने पत्थर जिसको तैराने की कोशिश की वो डूब गया। जी। तो इस पर जो है लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ने जिसको त्याग दिया, हाँ, जिस पत्थर को भगवान ने छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा। अच्छा, तो अब आप देखिए कि अयोध्या में भगवान राम ने योगी आदित्यनाथ को त्याग दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अच्छा, और धक्के मार के बाहर निकालने का मतलब है कि उसको ना तो कृष्ण की जमीन पे जो है जगह मिली और ना राम की जमीन पे जगह मिली। और दोनों ने कहा कि पापी तू जो है अपनी पुरानी जो जन्मभूमि है या कर्म भूमि है वहाँ जा। और वो जो है लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची और लाखों पाए की तरह जो है गोरखपुर चले। अब मैं जब इसको इस तरह से देखता हूँ कि यूपी के जो नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों जो है नेता जो है यूपी की धरती के नेता नहीं है। अच्छा, यानी मोदी जी का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ, वहाँ के वो मुख्यमंत्री भी रहे और अचानक उन्होंने हेलीकॉप्टर की तरह से 2014 में कहा, घोषणा कर दी कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। और एक बाहर का आदमी जो गुजरात का आदमी है वो जाकर जो है जम गया यूपी के सीने पर। इसी तरह योगी आदित्यनाथ को देखेंगे तो ये भी स्वाभाविक नेता नहीं है यूपी के। ये पैदा हुए गढ़वाल में,
जी। गढ़वाली क्षत्रिय हैं जी। और उत्तराखंड के राज्य में है ये जी। और वहाँ से वो आकर जम गए जो है गोरखपुर में। और गोरखपुर में उनका कोई लेना देना नहीं है, ना वहाँ उनकी शिक्षा हुई, ना उनके दोस्त हैं, ना उन्होंने किसी से कुछ काम किया और उन्होंने जो है मठ पर कब्जा कर लिया और वो यूपी के मुख्यमंत्री हो गए। इसी तरह आप देखेंगे कि दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल हैं। मैं उन्हें मानता हूँ कि दुनिया के वो 8वें आश्चर्य हैं राजनीति में। इसलिए हैं कि वो पैदा तो हिसार में हुए, नौकरी दिल्ली में करते थे, रहते वो गाजियाबाद में थे जी। और जो है चुनाव वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का लड़े और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। तो इसी तरह अमित शाह के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो जो है आधे मुसलमान हैं, उनके जो पुरखे हैं वो अफगानिस्तान से आए, खुद उनका जन्म जो है शिकागो में हुआ और वो जो है गुजरात में राजनीति करते हैं और अब जो है वो देश के गृह मंत्री बन गए। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में इस समय जो प्रमुख नेता हैं जो कि बीजेपी की हर तरह की बागडोर संभाले हुए हैं, उनका उत्तर प्रदेश की धरती से कोई लेना देना नहीं है। ना वो वहाँ पैदा हुए, ना वहाँ पढ़े, ना लिखे और वो वहाँ जाकर जो है अपनी राजनीतिक फसल काटने पहुँच गए। और ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक सबक है कि उन्होंने बाहर के जिन नेताओं को चुना है, उन नेताओं ने उनके सुख दुख दर्द, उनकी पीड़ा किसी को नहीं जाना। वो जो है उनका शोषण करते हैं, उन पे एक तरह से धौंसबाजी करते हैं, उन पे तानाशाही करते हैं और उन पे अत्याचार करते हैं। तो अब जो 2022 का ये जो चुनाव है विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप देखेंगे कि प्रेस में भी, मीडिया में भी, जो चैनल हैं उनमें भी और आम बातचीत में भी कोई उत्तराखंड की बात नहीं करता, कोई पंजाब की बात नहीं करता, कोई गोवा की नहीं करता, कोई जो है यानी आप देखिए और राज्यों की बात नहीं करता। वो सिर्फ सारी राजनीति जो है वो केंद्रित हो गई है हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इसलिए केंद्रित हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हृदय स्थल है। 1/5 जो है आप सही कहिए तो वहाँ से सांसद आते हैं, वहाँ से 1/5 की संख्या में जो है राज्यसभा के सदस्य आते हैं, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो विधायक और विधान परिषद के सदस्य आते हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है आगामी जो राष्ट्रपति का चुनाव अभी अगस्त में होना है, उसमें फैसला करेगा कि बीजेपी का राष्ट्रपति बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप समझिए उत्तर प्रदेश की जो जनता है उस पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व जो है भविष्य ने और वर्तमान ने डाला हुआ है और उनको तय करना है कि हमें किस राह पे चलना है। अब राह जो है वहां पर इस समय 4 बड़ी पार्टियां हैं। एक बीजेपी है जो सत्ता में है, एक समाजवादी पार्टी है जो सत्ता में भी थी और जो चाहती है कि हम सत्ता में आए, वापसी करें, एक बहुजन समाज पार्टी है जो कहती है जी हम गुप्त तरीके से काम कर रहे हैं, हम जो है दिखावा नहीं करते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और एक कांग्रेस है जिसने एक नया नारा दिया है कि भाई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसकी जो मैराथन दौड़ हुई उसमें जो है आप समझिए बम्पर जो है भीड़ आई जी। तो ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जो हो रहा है, उस चुनाव में आपको यूपी के लोगों को ये तय करना है कि हमें किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाना है। जी, जी। अब बीजेपी जो है वो योगी आदित्यनाथ और बाकी लोग जो हैं, जैसे इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो बीबीसी के पत्रकार को कहते हैं जी हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। इनके दूसरे मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, वो भी बीबीसी के उसी पत्रकार को अनंत झेनानी को कहते हैं कि जी हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास और धर्म संसद से हमारा कोई लेना देना नहीं। और उसके उलट जो है योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारा नारा ही है 80% 20 बनाम 20%। बिल्कुल क्या 20% जो मुसलमान हैं इनके वोट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो 80% हिंदुओं के वोट चाहिए। तो बीजेपी जो है एक तरह से यूपी में हिंदुत्व की प्रयोगशाला का अपना जो पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है उसे दोबारा जो है गर्म करने में लगी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदुत्व को जो सबसे बड़ी चोट है, जो 80% लोग हैं, उनमें आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो दलित हैं, जो महादलित हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो सब जाग गए हैं। वो कहते हैं कि हम बीजेपी की तानाशाही को सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए जो इन्होंने एक मॉडल खड़ा किया कि हिंदुत्व है, उसका जो इन्होंने एक दानव जो है देश में खड़ा किया, तो पहले उसकी हाथ लेके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए, उसकी जो टांगे हैं वो अखिलेश यादव ने हथिया ली हैं, उसका जो पेट है वो कांग्रेस के हाथ में चला गया है, उसकी दूसरी जो हाथ है वो बाकी और जो छोटे छोटे दल हैं वो है। और आज के दिन जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो योगी के चेहरे को देख लीजिए, मोदी जी के चेहरे को देख लीजिए, अमित शाह के चेहरे को देख लीजिए, सब पे बड़ी हताशा है। और ये लगता है कि इनका जो मेला है लगने से पहले उजड़ गया है। और उजड़ने की हालत यह है कि अब इन्हें जो है अपनी जो चुनाव आयोग की बैसाखियाँ मिली हुई हैं, क्योंकि अब जो है चुनाव पहला ऐसा है
जिसमें पहले चुनाव आयोग ने कहा कि 15 तारीख तक जो है यूपी में रैलियां नहीं होंगी, 16 तक नहीं होंगी, फिर अब कर दिया कि 22 तारीख तक रैलियां नहीं होगी। तो एक तरह से चुनाव आयोग को भी मोदी जी ने जब अपने घर बुलाया था दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, और ये कहा था कि भाई मेरी तो जो है अब लुटिया डूबने वाली है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी की लुटिया गंगा जी में जो काशी में है डूब चुकी है। तो वो डूबने का ये है कि मोदी जी आज के समय में यूपी में कोई रैली नहीं करना चाहते, क्योंकि रैली करते हुए उनके हाथ पांव कांपते हैं। उन्हें पता है कि पंजाब में मैं गया तो वहां अमरिंदर सिंह ने उन्हें भरोसा दिया था कि मैं जो है तुम्हारा पूरा मैदान भर दूंगा। तो 70,000 लोगों की जगह पता चला वहां पर 700 लोग नहीं आए। 700 लोग में भी मीडिया वाले थे और पुलिसकर्मी थे और दूसरे लोग थे। तो 70,000 में 7 मतलब 1% लोग आए। यानी जमानत कितने परसेंट पे बचती है आदमी की? 16.5% पे। 1/8% जब वोट आपको मिलते हैं तब आपकी जमानत बचती है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि अमरिंदर सिंह की जो बंद मुट्ठी थी, जिसके भरोसे वो बीजेपी से बार्गेन कर रहे थे, वो खुल गई और अब वो खाक की हो गई है। कहावत है हमारे यहाँ, बंद मुट्ठी लाख की और खुली हुई खाक की। तो अमरिंदर सिंह के चेहरे पे जो हवाइयाँ उड़ती रही हैं, अब जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया षड्यंत्र और अपना शगुफा जो फैलाया कि मोदी जी की जान को खतरा है, उसकी भी पूरी तरह से हवा निकल गई है। सब लोग बच्चे भी जानते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो आप समझिए गरीब जो लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी तो जान जो है एक तरह से समझिए पानी में डाले हुए बताशे की तरह है, वो तो घुली जाएगी, मरी जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री की जान को खतरा है और जनता को पता है कि प्रधानमंत्री धोखेबाज है, झूठ बोलता है, तो आज जो है बीजेपी जो झूठ बोलने की कोशिश करती है, उनका झूठ का भी नाव जो है वो चल नहीं रही। और चल नहीं रही तो उसके बाद ये हो गया उनको कि हताशा में वो जो है अब सिर्फ चुनाव आयोग के भरोसे हैं और मोदी मीडिया के भरोसे हैं कि मोदी मीडिया जो है सर्वे करता है, रोज सर्वे करता है और रोज सर्वे में दिखा देता है मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी की जो है उत्तर प्रदेश में जो है सरकार बन रही है, 350 सीटें आ रही हैं। लेकिन जब लोग देखते हैं सड़क पर जो है कि इनके पास लोग नहीं आ रहे, लोग इनको गाली दे रहे हैं। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो महंगाई है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा लोगों का स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा लोगों का भविष्य है, शिक्षा है। उनके बारे में बीजेपी आज के समय में बात करने की हालत में नहीं है। और वो जो बार बार एक शैतान खड़ा करती है हिंदुत्व का, हिंदू का या सांप्रदायिक राजनीति का, वो जो है बार बार इनका जो हाथ से जो लोटा है वो छूट जाता है और इनकी जो लुटिया डूब जाती है। और लुटिया डूबने का कारण ये है और उसका परिणाम ये है कि हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कहते थे कि मैं कहीं पर भी खड़ा होकर जीत सकता हूँ, उनको गोरखपुर जाना पड़ा। और मैं जो उसमें एक बड़ा कारण देखता हूँ गोरखपुर जाने का, वो ये है कि अगर वो मथुरा से लड़ते तो पहले ही दौर में उनका चुनाव होता, और पहले दौर में होता तो 5 तारीख के उनको 21 तारीख तक अपना नॉमिनेशन भरना पड़ता। जब नॉमिनेशन भरते तो उनमें उसे क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होता। उस क्रिमिनल रिकॉर्ड में आता कि योगी जी पे 15 मुकदमे चल रहे हैं, उन पे हत्या के मुकदमे भी हैं, उन पे दंगा कराने के भी मुकदमे हैं, 15 बड़े मुकदमे होते। और 15 बड़े मुकदमे की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हर उम्मीदवार को अपना ब्यौरा वेबसाइट पे देना पड़ेगा, अखबारों में पब्लिश करना पड़ेगा और पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि हमने इस क्रिमिनल आदमी को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है। तो इस छिछलेदारी से बचने के लिए योगी जी ने तय किया कि मैं 7वें दौर का जो आखिरी चुनाव होगा उसमें खड़ा होऊंगा। अच्छा, ताकि लोगों को जो है 6 दौर के चुनाव हो जाएं, क्योंकि जब वो भरेंगे तो वो तारीख होगी 14 तारीख। तो 14 तारीख के आसपास जब वो भरेंगे तो तब तक 3 चरणों के चुनाव हो चुके होंगे। तो योगी जी का ये जो काला चिट्ठा है, काला इतिहास है, ये लोगों तक ना आए, ये भी बीजेपी की कोशिश है। और ये भी एक कारण है कि योगी जी जो है गोरखपुर भागे हैं और इसीलिए आप कह सकते हैं कि योगी जी हताश है, मोदी जी निराश हैं और अमित शाह को जो लगता है कि मेरे को कोई आस ही नहीं है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का सूरज जो अब तक बड़े नकली तरीके से चमक रहा था, वो अब डूबने के कगार पर आ गया और यही जो है यूपी चुनाव में होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि ये अचानक जो जमानत हुई है इसके पीछे क्या वजह है? जमानत जो हुई है, कई बार मैं कहता हूं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। अच्छा, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सबको ये पता है, सारे ब्यूरोक्रेट को पता है, सारे आईएएस को पता है, पीसीएस को पता है, आईपीएस को पता है, सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही। अच्छा। और यही अंडरकरंट जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ आईएएस आईपीएस हैं, ऐसी जो जुडिशियल सर्विस के लोगों ने भी पता है
उत्तर प्रदेश की जो मैं कहूँगा कि जो हाई कोर्ट के लोग हैं उन्हें भी पता है, उत्तर प्रदेश की जो हायर जुडिशरी है, मान लो सेशन जज हैं, उन सबको पता है, उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको भी पता है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी पता है। तो इसलिए जो है आज के समय में मोहम्मद आजम खान हो या उनका बेटा हो, सबको जमानत मिलेगी, सब जो है पर्दे पे जो है अपने चुनाव के दौरान जो है सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। और ये बताता है कि वेदरकॉक ने बता दिया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं आ रहे हैं जी, इसलिए ये अचानक सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने यूपी का पूरा एनालाइज रखा कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है। तो पूरी नज़र बना के रखेंगे, पल पल के आपको अपडेट देते रहेंगे, रविंद्र जी से मुलाकात कराते रहेंगे, और आगे सभी वीडियो देखने के लिए हिंदू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।